ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें स्टार्ट करना है वो फिजिकली डेटाबेस को डिज़ाइन करना है। अब लॉजिकली डिज़ाइन हमने रिक्वायरमेंट ली, एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद हमने उसको रिलेशनल मॉडल क्रिएट कर लिया, कि लॉजिकल मॉडल एक क्रिएट कर लिया जिसको ईआर डायग्राम का नाम दे दिया। जब हम फिजिकल डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें हमारे पास इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनी होनी चाहिए। इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जब आप एक बार बना लेते हैं देन उसी को कन्वर्ट करते हैं फिजिकल डायग्राम के अंदर। अब फिजिकल डायग्राम में कन्वर्जन के लिए हमें एक स्टेप इन्वॉल्व होता है जिसको कहते हैं डेटा डिक्शनरी, मीटा डेटा जिसको कहा जाता है, कि आपने इंटिटीज को देखना है, उनकी डेटा डिक्शनरी बनानी है, फिर उसको आपने क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। उसका एक सैंपल बता देता हूँ, फिर साथ काम कर लेते हैं डेटाबेस के ऊपर। अब उसमें होगा कि जब आपने एक ईआर डायग्राम बनाई है, आप उस ईआर डायग्राम में देखें कि कितनी नंबर ऑफ एंटिटीज हैं। जैसे ये हमारे पास फर्स्ट एंटिटी थी केमिस्ट, केमिस्ट के एट्रीब्यूट थे एम्प्लॉय आईडी, उसका नेम, उसका जेंडर, फ़ोन नंबर, बाकी एट्रीब्यूट आप रख सकते हैं। जब आप इसके लिए डेटा डिक्शनरी क्रिएट करेंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं न्यू एक फाइल बना लेता हूँ, न्यू फाइल में इंसर्ट, इंसर्ट में टेबल क्रिएट करते हैं। अब टेबल में सबसे पहले तो यह है कि नेम ऑफ टेबल मैंने रख दिया केमिस्ट। उसके बाद कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट थे, तो डेटा डिक्शनरी मीटा डेटा होती है, पहले कॉलम्स के नेम रखेंगे, फिर उसकी डेटा टाइप बताएंगे, फिर उसकी लेंथ बता देंगे, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे, फिर प्राइमरी की या फॉरेन की हम बता देंगे। अब मीटा डेटा जब आप लिख लेते हैं तो जो डेवलपर होता है तो उसको प्रॉब्लम नहीं आती किसी भी जगह पे। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे फील्ड नेम, अब ये अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डेटाबेस आपने कॉलम्स के नेम रखने हैं, फिर उसकी डेटा टाइप, फिर इसकी लेंथ, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा की या आइडेंटिफायर्स आप रख सकते हैं। अब इसमें फील्ड नेम की एग्जांपल दे दें तो हमारे पास केमिस्ट का हमने रख लिया था EMPLOY EE_ID। एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की, डेटा टाइप मैंने इंटीजर रख दी, लेंथ मैंने डिफॉल्ट शॉर्ट इंटीजर वाली लेंथ, कि जो शॉर्ट इंटीजर होंगे वो लेंथ हमने यहाँ पे रखनी है। अब एम्प्लॉय_ID लिखा हुआ है, लेकिन जब आप प्रॉपर यूजर को इंफॉर्मेशन देंगे हम लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी। अब ये एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है, रीडेबल है, अंडरस्टैंडेबल है, तो डिस्क्रिप्शन ना भी दे कोई मसला नहीं है। की में हम लिख देंगे कि ये हमारे पास प्राइमरी की है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट, उसका नेम रख दिया, वेरिएबल कैरेक्टर रख दिया, फील्ड साइज 35 रख लिया, डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी नहीं थी तो मैंने इसको नल छोड़ दिया, की ये की एट्रीब्यूट नहीं है तो हमने इसको भी ब्लैंक छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं लिख लेता हूँ NIC लिख लेते हैं, वालेकुम अस्सलाम। NIC को वेरिएबल कैरेक्टर रख दिया, फील्ड साइज मैंने रख दिया, एम्प्लॉय आईडी आ गया, NIC नंबर आ गया, तो इसको नेशनल आईडी कार्ड नंबर, क्योंकि NIC से और भी चीजें हो सकती हैं, तो आपने यहाँ पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। तो ये चीज बन रही है डेटा डिक्शनरी। अब डेटा डिक्शनरी किस फेज में आ जाती है, जब आप लॉजिकल डिजाइन बनाते हैं, उसके बाद आपने बनाना है फिजिकल डिजाइन, इन दोनों के दरमियान डेटा डिक्शनरी होती है। इसको देख के जब हम डेटाबेस बनाएंगे तो हमें कोई चीज रिक्वायरमेंट इंजीनियर से पूछनी नहीं पड़ेगी कि ये ऑर्गेनाइजेशन है तो वो एम्प्लॉय का नेम कौन सी डेटा टाइप रखूं मैं, नेम डिजिट्स में होता है, अल्फाबेट्स में होता है, ये ज्यादातर चीजें जहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। जैसे आप जीपीए वगैरह की बात करें, हर यूनिवर्सिटी का अपना सिस्टम है, एक 90 पे 4 दे रहा है, एक 80 पे 4 दे रहा है, तो ये मीटा डेटा आप उस वक्त लेते हैं जब रिक्वायरमेंट ले रहे होते हैं। साथ आप बता सकते हैं कि इस रेंज के ऊपर आपके पास ये वैल्यू प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो वो आ जाती है डेटा अबाउट डेटा। डेटा क्या था, केमिस्ट का आईडी, उसका नेम, उसका NIC नंबर। उसके बारे में डेटा क्या था, उसका डेटा टाइप, लेंथ, डिस्क्रिप्शन और की। अब डेटाबेस पे आ जाए, अब इसमें क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नहीं करनी, वेब करनी, ठीक है। फाइल पे आ जाएं, न्यू वेबसाइट क्रिएट कर लें। न्यू वेबसाइट में C# की वेबसाइट,
ASP.NET वेबसाइट को मैं नाम दे देता हूँ फिजिकल डेटाबेस डिजाइन। अब फिजिकल हमने यहाँ पे डेटाबेस डिजाइन करनी है, तो उसके लिए एक वेब क्रिएट कर रहे हैं। अब जो ही वेब क्रिएट होगी उसके बाद आप डेटाबेस ऐड कर लें, राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम। न्यू आइटम में से SQL सर्वर डेटाबेस। एक वेबसाइट के अंदर एक ही डेटाबेस यूज होगी, एक से ज्यादा डेटाबेस नहीं होगी। मैं डेली डेटाबेस बनाता हूं क्योंकि हम नया एक वेबसाइट बना रहे होते हैं। अगर उसी पे काम करेंगे तो वही ओल्ड डेटाबेस हम यूज करेंगे। अक्सर होता है कि हम स्टूडेंट को कहते हैं कि आप फलां ये प्रोजेक्ट बना के ले आना, वो जिस तरह हम कर रहे होते हैं कि डेटाबेस बनाई, टेबल बनाया, तो वो एक डेटाबेस एक टेबल, एक डेटाबेस एक टेबल। तो डेटाबेस के अंदर नंबर ऑफ टेबल हो सकते हैं, ठीक है। इसमें डेटाबेस को मैं नाम दे देता हूँ, फर्स्ट जो हमने काम किया था वो केमिस्ट वाला, तो मैं यहाँ पे clinic_db नाम रख देता हूँ, क्लिनिक डेटाबेस नाम रख दिया, मीनिंगफुल नेम रखा करें। ऐड कर लें इसको, यस कर लें ऑथेंटिकेशन को। अब कल जिन रिलेशनशिप को हमने इंप्लीमेंट किया था, आज उन्हीं के लिए हमने फिजिकल डिजाइन क्रिएट करना है। हमने कहा था कि क्लिनिक है, प्रोजेक्ट है और इक्विपमेंट है, तीन मेजर टेबल्स हैं। उनको नॉर्मलाइज करके हमने क्लिनिक, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और इक्विपमेंट असाइनमेंट का टेबल भी एक बनेगा। डेटाबेस पे आ जाएं, सबसे पहले प्राइमरी टेबल क्रिएट करें। प्राइमरी टेबल में राइट क्लिक, ऐड न्यू टेबल। टेबल के अंदर मैंने यहाँ पे केमिस्ट का था, एम्प्लॉय EID मैंने रख दिया। एम्प्लॉय ID भी लिख सकते हैं, EID भी लिखें फिर भी मीनिंगफुल है। मैंने इसको इंटीजर रख दिया। एम्प्लॉय का नेम आ गया, वेरिएबल कैरेक्टर रख लिया। जब हमें आइडिया होगा कि कैरेक्टर फिक्स इन लेंथ होता है और वेरिएबल कैरेक्टर वेरिएबल होता है इन लेंथ, कि जब आप मेमोरी अलॉट कर रहे होते हैं तो जब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपने 3 स्टोर किए हैं तो बाकी बिट जो है वो रिलीज कर दिए जाते हैं। तो इसलिए आप वेब में ज्यादातर यूज करते हैं वेरिएबल कैरेक्टर, या मॉडर्न लैंग्वेजेस जितनी भी हैं वो वेरिएबल कैरेक्टर की फैसिलिटी आपको देती हैं। जो पुरानी है C++ भी वारचार नहीं है। मैंने 35 कैरेक्टर इसकी लेंथ रख दी। फिर मैंने जेंडर रख लिया, जेंडर को वेरिएबल कैरेक्टर, फिर कैरेक्टर काउंट कर लें। देखिए वही मीटा डेटा देख के आप यहाँ पे लिखते जा रहे हैं, कॉलम्स के नेम, डेटा टाइप और लेंथ ब्रैकेट्स के अंदर लिखते जा रहे हैं। इसमें डिफॉल्ट लेंथ आ गई। जेंडर में MALE लिखें, 4 कैरेक्टर आ गए, फीमेल लिखेंगे 6 कैरेक्टर आ गए। तो मैंने नंबर ऑफ कैरेक्टर 6 रख लिए। अब इसके साथ एक और ऑप्शन मैं यूज करूंगा, डिफॉल्ट बाइंडिंग का। डिफॉल्ट बाइंडिंग का आ जाता है कि अगर यूजर वैल्यू मेंशन नहीं करता तो उसमें खुद से क्या वैल्यू लिखी हुई आ जाए। जैसे आप फेसबुक पे अकाउंट बनाए, इमेज ना सिलेक्ट करें तो उसमें या तो ना नो इमेज लिखा होता है या फिर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। डिफॉल्ट बाइंडिंग में मैं लिख लेता हूं यहाँ पे नॉट स्पेसिफाइड, अभी जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया इसने। अब देखें नॉट स्पेसिफाइड के नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, नॉट के 3 हो गए, एक स्पेस आ गई, आगे तकरीबन 5-7 और हैं, 13 या 14 कैरेक्टर बन रहे हैं। जब हम लिखेंगे मेल प्रॉपरली वैल्यू स्टोर हो जाएगी, जब हम लिखेंगे फीमेल प्रॉपर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। लेकिन जब नहीं लिखेंगे नॉट स्पेसिफाइड आ जाएगा तो एक्सेप्शन आ जाएगी आपके पास। एक्सेप्शन किस चीज की, कि बाउंड आपके पास या तो आपने रेंज जो है वो लिमिटेड दी हुई है कि ओवरफ्लो हो रहा है, कि वैल्यू ज्यादा है नंबर ऑफ बिट्स कम है, तो ये एरर आपको दे दिया जाएगा। उसमें वो एरर क्या देगा, स्ट्रिंग और बाइनरी डेटा वुड बी ट्रंकेटेड। अभी एरर नहीं दिया क्योंकि हमने सिर्फ बाइंडिंग कर दिया, डेटा तो स्टोर नहीं किया। जब डेटा स्टोरेज करेंगे फिर आपको मैं वहां पे बता दूंगा। NIC नंबर आ गया, NIC न्यूमेरिक्स होते हैं, तो मैं N कैरेक्टर रख लेता हूँ, वर्चार रखने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे फिक्स लेंथ है तो वहां पे वेरिएबल की क्या जरूरत है, आप डायरेक्ट फिक्स न्यूमेरिक कैरेक्टर रख लें। क्योंकि NIC जो हम पैटर्न रखेंगे वो वेब पे सेम ही रखेंगे कि 15 कैरेक्टर्स होंगे, 2 हाइफन होंगी, 13 डिजिट्स हो जाएंगे। न्यूमेरिक कैरेक्टर मैंने इसको रख दिया। फिर उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन कोई रखना चाहते हैं तो आप एड्रेस वाला रख लें। एड्रेस को वारचार रख दिया मैंने, और वारचार में फील्ड साइज मैंने इंक्रीज कर लिया 250। अब फिर मैं कह देता हूं कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री कि कहां कहां पे इसने जॉब की है उसका रिकॉर्ड हमने रखना है। अब मे भी बाज एम्प्लॉयमेंट बाद लोगों की हो ही ना हिस्ट्री, फ्रेश कैंडिडेट हो, बाद लोगों ने तो बहुत सारी जगहों पे काम किया होगा,
तो उस पर तो हमें आइडिया नहीं होगा कि हम लेंथ कितनी रखें। जब बिल्कुल आइडिया नहीं है कि लेंथ मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, तो फिर आप यूज करें वेरिएबल मैक्सिमम, वार्चर मैक्स यूज करें। एक बिट असाइन किया एक स्टोर होगा, 100 किए 100 स्टोर होंगे, जितने मर्जी है करें तो आप उतनी स्टोरेज कर लेंगे। जैसे हम एरे लें साइज ना दें, तो डिपेंड करता है वैल्यूज के ऊपर। तो हमने अनलिमिटेड बाउंड दे दिया, लेकिन जब वैल्यू देंगे उसके हिसाब से बाउंडिंग उसकी हो जाया करेगी, नहीं देंगे तो नल होगा। तो वार मैक्सिमम यूज ये ज्यादा यूज किया जाता है यूआरएल्स वगैरह के लिए, इमेजेस को स्टोर करने के लिए, या इस टाइप की वैल्यूज के लिए जब हम वेरिएबल मैक्सिमम ले लेते हैं। ठीक है, अक्सर हम फेसबुक से इमेज डाउनलोड करते हैं तो उसके जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, 12 14 या 20 तक होते हैं। अक्सर सिर्फ उसका नाम लिखा हुआ आ जाता है, तो फिर उसके लिए हम लेंथ को क्या रख लेते हैं, वेरिएबल मैक्सिमम रख लें। इम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट कर लें, साथ रख सकते हैं स्केल, उसका स्केल इंटीजर में रख लिया, स्केल 17 में है, 18 में है, 20 में है, तो इंटीजर में। फिर उसके बाद मैंने रख दी डिजिग्नेशन, ओहदा उसका वेरिएबल कैरेक्टर रख लिया, और फील्ड साइज मैंने चेंज करके 30 रख दी। उसके बाद एट द एंड हमने प्राइमरी की सिलेक्शन करनी है। प्राइमरी की हमने साथ डेटा डिक्शनरी में बताई होगी, इससे देख के आपने क्या करना है, डेटाबेस में प्राइमरी की लगानी, इम्प्लॉय आईडी सेट प्राइमरी की कर ली, सेव कर लिया। इसको नाम मैंने दे दिया केमिस्ट। इम्प्लॉय जर्नल नाम भी रख सकते हैं। इसी टेबल के अंदर अक्सर ऑर्गेनाइजेशन हमें कहती है कि हमने अपने क्लास 4 या जो बाकी लोग लेबोरेटरी अटेंडेंट दूसरे लोग हैं उनका रिकॉर्ड भी रखना है, फिर तो हम मॉडिफिकेशन नाम केमिस्ट रख लेंगे, तो इसमें वर्सटैलिटी नहीं है कि आप कहेंगे ये तो केमिस्ट का टेबल है, इसमें क्यों आप बाकी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं। तो आप जर्नल नाम रख सकते हैं, जैसे उसने एम्प्लॉय आईडी दिया है ना, इस तरह से आप टेबल का नाम भी एम्प्लॉय रख दिया करें, ताकि अलग टेबल आपको ना बनाना पड़े, एक ही टेबल में काम हो जाए। डिजिग्नेशन से पता चल जाएगा ना कि वो केमिस्ट है, वो क्या है, किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। ओके कर लें। उसके बाद नेक्स्ट टेबल मैंने क्रिएट करना है, यहाँ पे राइट क्लिक, ऐड न्यू टेबल। दूसरा टेबल हमने प्रोजेक्ट का था, ठीक है। प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट आईडी को इंटीजर रख लेता हूँ। हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट यूं जो आते जाएंगे, डेली के हिसाब से नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स होंगे। अब कौन बंदा सीरियल नंबर याद रखता रहेगा? जैसे चेकबुक होती है तो ऊपर ऑटो नंबरिंग हुई होती है, रिसिप्ट होती है तो ऑटोमेटिक नंबरिंग हुई होती है। इंटीजर रख के प्रॉपर्टीज पे जाएं, और प्रॉपर्टीज में से आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन इसके ऊपर अप्लाई कर लें कि ये आइडेंटिटी है, और एक सीक्वेंस सा बना लें ताकि सीरियल नंबरिंग सही लगे, 1 2 3 ना रखें, बल्कि एक आप सीरियल सा जनरेट कर लें। उसमें एक है स्टार्टिंग वैल्यू, सीड वैल्यू जिसे कहते हैं। सीड वैल्यू मैंने 2016 है ना, तो मैंने 2016 रख दिया। आगे मैं यहाँ रख देता हूँ 1, 2016 आ जाएगा। उसके बाद 1 से आगे स्टार्ट हो जाएंगे नंबर, इंटर कर लें तो ये 16 1 आ गया, 2 3 4 अप टू 1 चलते जाएंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइटल कि कौन सा प्रोजेक्ट है, वेरिएबल कैरेक्टर रख लिया। किस डेट को टाइम स्टार्ट हो रहा है, डेट रख ली। किस टाइम को स्टार्ट होगा, टाइम रख दिया, ठीक है। फिर अदर डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन में वेरिएबल कैरेक्टर, और इसको मैक्स रख लें कि इसकी क्या डिटेल फर्दर वो ऐड करना चाहते हैं। अब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, इस प्रोजेक्ट के ऊपर कौन सा केमिस्ट काम करेगा, उसके लिए केमिस्ट वाले टेबल में से प्राइमरी की रीड करेंगे इस जगह पे एज अ फॉरेन की के तौर पे। एम्प्लॉय आईडी था, कॉलम नेम भले सेम ना, उधर हमने ई आई रखा था, इधर हम EMPLOY एम्प्लॉय अंडरस्कोर ID भी रख सकते हैं। उधर EID था, इधर एम्प्लॉय ID भी रख सकते हैं। अब बाकी जो रूल्स को फॉलो करना है, डेटा टाइप मस्ट चेक करनी है। इंटीजर था तो इधर भी इंटीजर होना चाहिए, अगर उधर वारचार है तो इधर भी वारचार होना चाहिए। पहली चीज टाइप लाजमी मैच हो रिलेशनशिप के लिए। दूसरी चीज लेंथ लाजमी मैच होनी चाहिए, एक कैरेक्टर का भी डिफरेंस हुआ रिलेशन नहीं बनेगा। तीसरी चीज कि डेटा वैल्यूज एग्जिस्ट ना कर रही हैं, कि मैन टेबल में जो डेटा एग्जिस्ट कर रहा है ये ना हो कि डिपेंडेंट में कोई और एंट्रीज हुई हो, मैन में आपने एंट्री की ही नहीं है। मैं कहता हूँ केमिस्ट 1 है,
केमिस्ट 2 है, 2 रिकॉर्ड है, लेकिन हम जब ऑपरेशन असाइन करें, प्रोजेक्ट असाइन करें तो हम केमिस्ट 5 लिख लें, तो वो रिलेशनशिप ना बनाए। क्यों? कि रिलायबिलिटी नहीं है, कि जो केमिस्ट ही नहीं है उसको हमने ऑपरेशन असाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास डेटा टाइप, लेंथ, वैल्यूज। उसके बाद तीसरी चीज़ है उसकी हमारे पास डेसिमल प्लेसेस। इंटीजर में तो इंटीजर ही होगा, अगर हम रख लेते हैं फ्लोट या हम रख लेते हैं डेसिमल। अब डेसिमल में है कि पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स होंगे और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होंगे। अगर एक में हम रखते हैं 18 और 0, दूसरे में हम रख लें 18 और 1, तो डेटा टाइप तो डिफरेंट होगी ना, तो लेंथ डिफरेंट होगी, तो आपका रिलेशनशिप वहां पे भी क्रिएट नहीं होगी। ये रूल लिख लें अपने पास सुन के, ठीक है। तो मैंने इसको प्रॉपर इंटीजर रख दिया। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि जो नेम फर्स्ट टेबल में हो वही नेम सेकंड टेबल में भी यूज किया जाए। अक्सर सुपरवाइजर साहिबान जो होते हैं ना, वो कहते हैं इधर EID लिखा है तो इधर एम्प्लॉय ID क्यों लिख दिया। ठीक है, हालांकि चीजें तो सेम है, लेकिन ये है कि आपके पास आप यहाँ पे प्रॉपर एम्प्लॉय ID रख लिए, क्योंकि मेन टेबल में तो हमें पता है कि केमिस्ट का टेबल है, EID एम्प्लॉय ID है। दूसरे में भी EID कीवर्ड बन रहा है, तो हमने पूरा नाम रख लिया कि एम्प्लॉय ID। इस टेबल को प्राइमरी की प्रोजेक्ट ID सेलेक्ट किया, सेव करें, इसको नाम दे दिया प्रोजेक्ट। सर लेकिन इनकी जो रिलेशनशिप बनेगी वो डेटा टाइप से सर बनेगी? डेटा टाइप भी चेक की जाएंगी, यस सर। उसके बाद लेंथ भी चेक की जाएगी, उसके अंदर लिखी हुई वैल्यूज जो होंगी वो भी चेक की जाएंगी। अब मैंने प्रोजेक्ट इसको नेम दे दिया, क्लोज कर लें। अब ये काम हमने सिर्फ 2 टेबल्स क्रिएट किए, एक बनाया केमिस्ट का, एक बनाया प्रोजेक्ट का। अभी हमने कोई भी इंटेग्रिटी कांस्टेंट इसमें नहीं लगाया। इंटेग्रिटी कांस्टेंट होता है रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी के कांस्टेंट। अब मैं जाता हूं फर्स्ट टेबल में जो मेन टेबल था, राइट क्लिक शो टेबल डेटा कर लेता हूं। अब कांस्टेंट में मैं इसके ऊपर कांस्टेंट जो लगाता हूं रिकॉर्ड इंटर करता हूं, रिकॉर्ड नंबर 1 एम्प्लॉय ID आ गया, नेम रख लें, जेंडर रख लिया हमने, फिर NIC नंबर प्रॉपर डिजिट्स एंटर कर लेने आपने, एड्रेस लिख दिया, बाकी ऑप्शनल फील्ड थे, डेजिग्नेशन, स्केल और बाकी चीजें। अगले रो पे गए, रिकॉर्ड नंबर 2 आ गया, फिर बाकी जेंडर अब स्पेसिफाई नहीं कर रहा, हमने तो लिखा था नॉट स्पेसिफाइड। जब मैं अगले रो में जाऊंगा वो देखेगा नॉट स्पेसिफाइड, यहाँ पे डालेगा, क्या कहता है, डेटा इन रो 2 वाज नॉट कमिटेड, दूसरी रो रिकॉर्ड नंबर 2, किस वजह से, स्ट्रिंग और बाइनरी डेटा वुड बी ट्रंकेटेड। ट्रंकेटेड से मुराद कि जो लेंथ आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्सीड हो गई है। ठीक है, आप क्या करें, इसको प्रॉपर लेंथ प्रोवाइड करें। तो फिर मैं यहाँ पे मेल लिख लेता हूँ ताकि वो वाला वैल्यू यहाँ पे ना आए, लेकिन हमने अलाउ तो करना है कि वो वैल्यू भी स्टोर हो सके। तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशंस पे जाएंगे। डेफिनेशन में जहाँ पे फील्ड साइज रखा हुआ था 6 से चेंज करके कि नॉट स्पेसिफाई स्टोर हो सके 15 कर दी, या फिर मैक्स रख लें, ठीक होगा। उसके बाद अब एंट्रीज यहाँ पे राइट क्लिक शो टेबल डेटा करें, मैं तीसरा रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अब मैं जेंडर स्पेसिफाई नहीं करता, तो क्या लिखा हुआ आ गया, नॉट स्पेसिफाइड, बाकी रिक्वायर्ड फील्ड नहीं थे। अब 3 रिकॉर्ड हमारे पास हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब हम प्रोजेक्ट एलोकेट करते हैं, रिलेशन नहीं बना, अभी चेक करते हैं कि ये ना रिलेशन बनाए, डेटाबेस सॉफ्टवेयर पूरा बन सकता है, लेकिन अगर रिलेशनशिप नहीं बनेंगे तो क्या मसला होगा। शो टेबल डेटा करें, पेशेंट प्रोजेक्ट ID ऑटो रखी हुई थी, टाइटल मैंने रख दिया ऑपरेशन, क्या लिख दें जी, ABC रख दिया, डेट राइज कर दें यहाँ पे 11/9/2016, टाइम रख दिया, टाइम में टाइम का फॉर्मेट 11:32 कर दिया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ गई, जो डिटेल होगी यहाँ पे डाल दें, कौन सा एम्प्लॉय ये ऑपरेशन करेगा। एम्प्लॉय 1, 2 और 3 एग्जिस्ट कर रहे थे, मैं लिख लेता हूँ 5। रिकॉर्ड क्या हो गए, रिकॉर्ड स्टोर हो गए। अब दूसरा रिकॉर्ड डालते हैं, मैं ऑपरेशन एक और ऐड कर लिया, डेट्स वगैरह ऐड कर लें, उसके बाद टाइम ऐड कर लेना है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन एम्प्लॉय ID मैंने प्रॉपर लिख ली, ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रहे थे। देखिए इसमें प्रॉब्लम जो आए हैं, एक तो
हमने रिकॉर्ड जो एंटर किया है वो मैन में नहीं एग्जिस्ट कर रहा, क्योंकि ऑपरेशन डिपेंडेंट है किसके ऊपर, केमिस्ट के ऊपर। दूसरा, एक प्रॉपर लिखा है वो भी आ गया। अब मैं चेंजेस करता हूं, मैंने टेबल 1 के अंदर एम्प्लॉय आईडी 1 लिखा हुआ था, मैं इस आईडी को चेंज करके 110123 रख लेता हूं। चेंजेस हो गई है ना फर्स्ट रिकॉर्ड में। अब यही रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा था किसमें, प्रोजेक्ट वाले में भी। अब देखें कि रिकॉर्ड नंबर 1 जो था उधर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इधर आके चेंज तो नहीं हुआ, इधर तो 1 ही रह रहा है। फिर डिलीट करते हैं कि रिकॉर्ड नंबर 1 एग्जिस्ट कर रहा था, ये 1 रिकॉर्ड आ गया। अब रिकॉर्ड 1 को अगर हम डिलीट करें, राइट क्लिक डिलीट, यस कर लें, आप इस दूसरे टेबल में जाएंगे, देखेंगे कि रिकॉर्ड डिलीट तो नहीं हो रहा, इधर ही पड़ा हुआ है, तो डेटा तो रिलायबल नहीं हुआ ना। रिलायबिलिटी लाने के लिए अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप को देखेंगे। क्लोज करें इसको, इसको भी क्लोज कर लिया। अब इसमें डायग्राम्स का ऑप्शन है, राइट क्लिक ऐड न्यू डायग्राम करें। डायग्राम के लिए रूल याद रख लें कि टेबल्स बनाएं, टेबल में कोई डेटा नहीं डालना, वैल्यू सारों की मैच कर लेनी है कि जो जो फॉरेन कीज यूज हो रही हैं उनकी रूल रेगुलेशन सही आपने फॉलो किए हुए या नहीं किए हुए। डेटा नहीं होना चाहिए, अभी डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। ऑथेंटिकेशन देगा कि आप डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को यूज करना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर की ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है, यस कर लें। कौन से टेबल का रिलेशन बनाना है दोनों को सिलेक्ट करके ऐड कर लें। क्लोज कर लिया इसको मैंने। अब उसके बाद केमिस्ट का टेबल आ गया, प्रोजेक्ट का टेबल आ गया। अब पहले आइडेंटिफाई करें प्राइमरी टेबल को। पहले तो कुछ व्यूज वगैरह बता देता हूं, इन दोनों पे क्लिक कर लिया, कंट्रोल के साथ दूसरे टेबल को भी सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक टेबल व्यू। टेबल व्यू में एक ऑप्शन है स्टैंडर्ड, मैंने स्टैंडर्ड कर लिया तो हमें डेटा टाइप्स और कॉलम्स बाकी लेंथ सारी चीजें मिल रही हैं। मैच करें, एम्प्लॉय आईडी था, इस टेबल में यूज हो रहा है, रिलेशन बन सकता है। इधर इंटीजर था, इधर इंटीजर है, रिलेशन बन सकता है। लेकिन हमें बैकएंड से तो नहीं पता कि इसमें डेटा कैसा एग्जिस्ट कर रहा है, वो जब क्यूरी चलाएंगे हमें बता देगा। दूसरा व्यूज है, यहाँ पे क्लिक करें, दोनों को सिलेक्ट करके टेबल व्यूज में कॉलम नेम खाली कि सिर्फ नाम पता चले। तीसरा व्यू जो आ जाता है कीज ओनली, कि सिर्फ कीज नजर आ रही है। अभी सिर्फ प्राइमरी नजर आ रही है, फॉरेन नहीं नजर आई क्योंकि लिंक नहीं बना। फॉरेन तो तब बनेगी जब इसका रिलेशन बनेगा। मैं इसको कॉलम नेम ओनली कर लेता हूं। अब ड्रैग करते हैं, मेन टेबल में से प्राइमरी की को ड्रैग करके ड्रॉप करें डिपेंडेंट टेबल के ऊपर, फॉरेन की के ऊपर। मेन टेबल है केमिस्ट, डिपेंडेंट टेबल है प्रोजेक्ट। केमिस्ट में से एम्प्लॉय आईडी रीड कर रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर एम्प्लॉय आईडी के साथ। सही ड्रॉप हो गया, ठीक है, नहीं अगर तो चेंज भी कर सकते हैं। ओके कर लिया मैंने। अगर फील्ड साइज डिफरेंट होता इधर ही एरर दे देता, डेटा टाइप डिफरेंट होती इधर ही एरर दे देता, डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट होती यहाँ पे एरर दे देता, 3 पॉइंट। लेकिन जब डेटा डिफरेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो तो तब देगा जब हम इसके ऊपर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट लगाएंगे। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ये है कि आप मेन टेबल में देखें, उसमें जो रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है वही रिकॉर्ड डिपेंडेंट टेबल में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप डेटा सेव नहीं कर सकते। फिर एक टेबल से डेटा अगर चेंज होता है, मॉडिफिकेशन होती है, डिपेंडेंट में भी ऑटोमेटिक होनी चाहिए। एक टेबल से डेटा अगर वो वाला डिलीट हो रहा है, डिपेंडेंट से भी क्या होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए। अब उसके लिए इन्फोर्स रेप्लिकेशन रूल है, इन्फोर्स फॉरेन की कांस्टेंट है, ये दोनों बाय डिफॉल्ट ऑन है। उसके साथ इंसर्ट एंड अपडेट स्पेसिफिकेशन, इसको एक्सपेंड किया मैंने, कहता है डिलीट रूल। नो एक्शन है कि डिलीशन मैन से हुई तो डिपेंडेंट से नहीं होगी, इसको कैस्केड करें। मैन से डेटा डिलीट होता है, डिपेंडेंट से भी होना चाहिए। बंदे की नेशनलिटी खत्म होती है, नादरा दूसरे तीसरे सबसे रिकॉर्ड क्या हो जाना चाहिए, खत्म। एक टेबल में कुछ चेंजेस होती हैं तो दूसरे में भी क्या होने चाहिए, होनी चाहिए। इसको अल्टर टेबल कहा जाता है कि दूसरे टेबल में डेटा चेंज करना। जैसे अब वीयू का कोई आईडी या कोई रिकॉर्ड चेंज होता है तो सब जगहों पे क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। ओके कर लें। लिंक बन गया, तार बन गई, क्या शो कर रहा है, इधर की शो कर रहा है, इधर इन्फिनिटी शो कर रहा है। की रिप्रेजेंट कर रही है कि इधर सिंगल वैल्यू एंटर होगी,
और ये रिप्रेजेंट कर रही है इधर मल्टीपल वैल्यूज होंगे, इन्फिनिटी है ना, Yes, yes. n नंबर ऑफ वैल्यूज हों। अब आपने देखा है कि डेटा तो गलत एग्जिस्ट कर रहा था, रिलेशन तो बन गया, अब रिलेशन बनाना ही नहीं है बल्कि क्यूरी को चलाना है। रिकॉर्ड की जो चेकिंग की जाएगी वो कमांड एग्जीक्यूट होने के ऊपर। अब इस कमांड को इधर क्लास को सेव करें। डायग्राम का नाम मैंने रख दिया डेटाबेस डायग्राम, क्लास डायग्राम भी कह सकते हैं। ओके करें, फिर मैसेज देगा, कहता है दो टेबल्स का रिलेशन बन रहा है, केमिस्ट और प्रोजेक्ट का। अगर इफेक्टेड हुए तो आपको वार्निंग देगा। इफेक्टेड किस बेस पे, गलत डेटा एग्जिस्ट कर रहा होगा, कहेंगे यस वार्निंग दे। अब वार्निंग दी है, केमिस्ट टेबल सक्सेसफुली सेव्ड, वो मैन है ना, वो तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। Yes, yes. प्रोजेक्ट टेबल ने क्या किया है, अनएबल टू क्रिएट फॉरेन की रिलेशनशिप विद केमिस्ट। किसने मसला किया, कहता है अल्टर टेबल ने कन्फ्लिक्ट कर दिया किसके साथ, फॉरेन की के रूल के साथ, कि जो टेबल मैन में डेटा है वो तो डिपेंडेंट में नहीं है, वो तो डिफरेंट डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर आपको पूरा पाथ बता देगा कि इस टेबल के इस कॉलम में जाएं और वहां पे इस आईडी को हमने मिस्टेक कर दी। उसके लिए सोल्यूशन क्या है, आप पहले जाएं डिपेंडेंट टेबल को, मैन में भले एंट्री रहें, डिपेंडेंट में से डेटा खत्म करें, या फिर वो डेटा डालें जो मैन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैं डिपेंडेंट के दोनों वैल्यूज डिलीट कर देता हूँ, क्यूरी एग्जीक्यूट करने। अब वापस आ जाएं क्लास डायग्राम के ऊपर, फिर सेव करें, नाम पूछेगा, ओके करें, कहता है दो टेबल है, यस करें। अब देखें सेव हो गया, क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है, अब सेव हो गया। अब देखें पहले हम एंट्रीज कर रहे थे, गलत रिकॉर्ड इंटर हो रहा था। अब जरा चेक करते हैं कि मैन टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है रिकॉर्ड हमारे पास आईडी 3 का एग्जिस्ट कर रहा है, और आईडी 2 रख लेता हूं मैं इसको, कौन लंबा आईडी लिखता रहेगा। अब प्रोजेक्ट के लिए हमने यहाँ पे एंट्रीज करनी है, शो टेबल डेटा, प्रोजेक्ट आईडी ऑटो आ गई, टाइटल मैंने एबीसी रख लिया, डेट रख दी यहाँ पे, टाइम मैंने रख दिया यहाँ पे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन एम्प्लॉय आईडी। अब मैं गलत लिखता हूँ आईडी, उधर ही एरर दे देगा, कहता है इंसर्ट स्टेटमेंट कन्फ्लिक्ट विद द फॉरेन की, नहीं एंट्री करने देगा, मतलब वैलिड डेटा लिखेंगे, रिलायबिलिटी आ गई ना आपके डेटाबेस में। फिर अब आईडी 2 एग्जिस्ट कर रहा था ना, 2 लिखते हैं, अगले रो में जाए, अलाउ कर दिया, क्यूरी गलत एग्जीक्यूट हुई थी लेकिन सीरियल नंबर 3 क्या हो गया, खत्म हो गया। जैसे आप चेक गलत कर दें, सीरियल तो गया ना, ठीक है। तो ये ऑटो का ये होता है कि आपके पास वो सीरियल नंबर फिर रिलीज हो जाएगा। अब मैं टेबल में जाता हूँ, आईडी 2 था ना, मैं इसको कहता हूँ 1602, अगले रो में गए, क्यूरी एग्जीक्यूट करें, जो टेबल ओपन था प्रोजेक्ट वाला, इस पे आए, अभी ये करंटली ओपन है, क्यूरी इसकी भी एग्जीक्यूट करें। क्यूरी एग्जीक्यूट करने से वो देखेगा मैन टेबल वाला रिकॉर्ड, उधर 1602 है तो इधर भी क्या हो गया 1602। अब मैन में जाए, डिलीशन करें, राइट क्लिक डिलीट, यस, क्यूरी इधर भी एग्जीक्यूट करें, अगर करंटली ओपन नहीं है तो क्यूरी ओपन करते ही चल जाती है। इस पे आ जाए, इस पे भी क्यूरी एग्जीक्यूट करें, ठीक है। अब वो ऑटोमेटिकली इसको भी ब्लैंक कर दे, सही हो गया। तो ये 3 चीजें हमने देख ली, रिलेशन बनाना, फॉर्म की कंस्ट्रेंट लगाना और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के कंस्ट्रेंट लगाना, सही हो गया। आगे इनको फिर बाकी 2-3 चीज़ों के ऊपर यूज़ कर लेंगे, मैनी टू मैनी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे। इसके लिए आपने ये जितने भी रिलेशन बनेंगे डेटाबेस में जो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, 1-to-1 रिलेशन इम्प्लीमेंट हो सकता है, 1-to-many रिलेशन इम्प्लीमेंट होता है, बाकी सारे नहीं होते, उनको नॉर्मलाइज करना होता है, ऑप्शनल दूसरे तीसरे वो सब कुछ नहीं है, ठीक है। ये आ गया आपके रिलेशन। अब इस पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पे जाएं, तो इधर आपको ये रूल्स ऑन ऑफ करना चाहें बाद में कर सकते हैं, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। फिर अब इसको कीज ओनली करें, पहले जब हम की ओनली कर रहे थे एक एक की शो कर रहा था, अब मैं इसको क्या करता हूँ कीज ओनली करता हूँ, तो देखें प्राइमरी और फॉरम दोनों शो कर रहे हैं। अब उसको कैसे पता चला है, जब उनका आपस में लिंक बन गए, इन तारों को मूव शूव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अक्सर वो थीसिस वगैरह में लगाना होता है, अरेंज करके लगानी होती है। अब इसकी फिर इमेज बना के थीसिस में लगा देनी, सही है। ये चीज़ हमारे पास फिजिकल डिज़ाइन आ गई, इस डिज़ाइन के ऊपर सारा प्रोजेक्ट बेस कर रहा है। ये पहले बन जाता है तो फिर इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये फिर मॉडिफाई नहीं करना, नक्शा एक बार बन गया बिल्डिंग उसी पे बनेगी, ठीक है। तो ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी हमारे प्रोजेक्ट की।